नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 56 नंबर का लेक्चर है और पॉलिटी में हम देख रहे थे हमारा जो 7 नंबर का यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइनेंस कमीशन को ख़त्म किया था और आज के लेक्चर में हम नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट ये हम देखने वाले हैं। समझ गए आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? अब देखो क्या हुआ था, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, उस टाइम पे आपको पता होगा, उस टाइम पे ये जो ओपन कैटेगरी के मतलब ये जो पटेल मराठा ऐसी जो कम्युनिटीज़ थी, इन लोगों ने हिस्ट्री से पहले इनका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा था। और मतलब सबकी सभा सिर्फ ये नहीं, मतलब बाकी भी ब्राह्मण, ये जो मराठा होते हैं, पटेल, गुजर, जाट, उसके बाद ओबीसी के भी कुछ कुछ जो वर्ग हैं उनका भी सोशल स्टेटस बहुत अच्छा था। बट दो कम्युनिटी जो थी हमारे यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, SC ST जो थी, इनका जो सोशल स्टेटस था वो बहुत कम था। आपको पता होगा पहले लोग SC ST के लोग को छूने के बाद भी नहा लेते थे, मतलब बहुत बेकार सोसाइटी है हमारी 1947 से पहले। तो क्या हुआ, बाद में हम आज़ाद हुए 1947 में। उसके बाद आज़ादी के बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारे देश में काफ़ी एक्ट्स ऐसे लाए गए ताकि ये जो SC ST के लोग हैं इनका सोशल स्टेटस को बढ़ाया जाए, इनको एक डिग्निटीफुल लाइफ दी जाए। इसके लिए हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटस मतलब लॉ लाए थे। उससे एक लॉ था, देखो सिविल राइट एक्ट आया था 1956 में। समझ गए? पहले उसका नाम था अनटचेबिलिटी लॉ, पर बाद में 1956 में उसका नाम चेंज करके सिविल एक्ट, नहीं 1956 में एक्ट आया था अनटचेबिलिटी एक्ट। बाद में 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया था सिविल राइट एक्ट। इसमें क्या था कि जो पुराने ज़माने में छुआछूत चलती थी, मतलब ऐसा बोलते थे SC ST को छुएंगे तो फिर ये इन्होंने हमें छूना नहीं चाहिए, इन्होंने मंदिर में जाके पानी नहीं पीना चाहिए। समझ गए? तो वो चीज़ अगर होती तो वो कानूनन क्राइम था, इसलिए ये एक्ट लेके आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से काफ़ी एक्ट लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि SC ST के जो लोग हैं इनको एक डिग्निटी भरी लाइफ दी जाए, इनका समाज में जो सोसाइटी में एक स्टेटस जो है इसको इनहेंस किया जाए, इनको बढ़ाया जाए। समझ गए? उसी दिशा में एक कदम था ये नेशनल कमीशन फॉर SC ये और ST, मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। आज के लेक्चर में हमें नेशनल कमीशन देखना है फॉर SC एंड ST। नेशनल कमीशन मतलब क्या, एक बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर SC ST पे कहीं पे भी कुछ उनके साथ एट्रोसिटी हो जाती है, कोई अत्याचार हो जाता है, इनसे रिलेटेड कोई भी केस होता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये जो कमीशन है वो डील करता है वेलफेयर। SC ST के लिए वेलफेयर का काम करता है नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST। ऐसे दो बोर्ड से, जो दो बोर्ड है वो ये जो SC और ST कम्युनिटी रिस्पेक्टिवली, दोनों जो कमेटी रिस्पेक्टिवली दोनों की कमेटी के लिए जो वेलफेयर की जो चीज़ें, उसमें काफ़ी चीज़ें आती है, सारी चीज़ें। उनके साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लानी चाहिए, जो भी हो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो नेशनल कमीशन देखते हैं। ऐसे दो नेशनल कमीशन बने। तो आज के लेक्चर में हमें एकदम डिटेल में देखना है दोनों, मतलब आज का हम SC देखने वाले, कैसे आया, कब आया, बैकग्राउंड के साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक आर्टिकल डाला गया है, कौन सा आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 क्या बोलता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये चीज़ समझ गए? ये आर्टिकल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में कि नेशनल कमीशन फॉर SC, उसमें ऐसा था एक आर्टिकल था स्पेशल ऑफिसर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब शुरू में क्या था, एक ऐसा ऑफिसर होता था कि वो SC और ST दोनों को देखता था। समझ गए? आप बाद में देखो, अभी यहाँ पे ये जो हमने देखा ना SC ST बताया मैंने, नेशनल कमीशन फॉर SC और ST होता है, वैसे अदर भी बहुत कमीशन होते हैं। तो अभी हम यहाँ से एक बार शुरू करते डायरेक्ट, समझ रहे क्या? अदर नेशनल कमीशन भी होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो तो मैं बताता हूँ आपको, एक बार डिटेल से देखो। हमारा ये जो लेक्चर है आज का नेशनल कमीशन फॉर SC ST, इसमें हम 5 चीज़ें देखनी। हमें देखना है नेशनल कमीशन फॉर SC क्या है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, इवोल्यूशन कैसे आया, ये शुरुआत कैसे हुई, फंक्शन क्या है इसके पास, इनका ये रिपोर्ट किसको करते हैं, इतनी चीज़ें देखनी। तो शुरुआत करते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC। नेशनल कमीशन फॉर SC क्या होता है, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 338 जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 जो है, उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि SC ST जो है इन लोगों के वेलफेयर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। समझ गए? और उसी तरह बाकी भी बॉडीज़ थी, बाकी भी बॉडी है, पर वो स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब जैसे SC ST के वेलफेयर के लिए बॉडी, वैसे वुमेन के वेलफेयर के लिए बॉडी, माइनॉरिटी के लिए ये भी बॉडीज़ हैं। अदर नेशनल कमीशन, बाकी भी नेशनल कमीशन है, सिर्फ SC ST नहीं, बट SC ST कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है लॉ पास करके। उस तरह बाकी जो नेशनल कमीशन है ये सिर्फ एक्ट लाके इनको पास किया गया है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, एक एक्ट आया था पार्लियामेंट का, उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ है इन एक्ट को। समझ गए? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में आया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में आया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये 1993 में आया था। अब इसको पिछले साल इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है, तो इधर से इसको हटा देना चाहिए। समझ रहे? ये स्लाइड मैंने इससे पहले बनाई थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बना दिया गया है। समझ रहे? लास्ट ईयर में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक था,
और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये भी थी। ये भी जो नहीं, ये जो कमीशन थे ये भी कमीशन से, पर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं, इसको मिल गया अभी लास्ट ईयर, समझ गए। तो ये बाकी भी कमीशन है, तो समझ गए अभी नेशनल कमीशन फॉर एसटी क्या है कि ये जो एससी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, इनके वेलफेयर के लिए, समझ रहे क्या, एक बॉडी है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड द सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट टू प्रमोट देयर सोसाइटी, मतलब इनकी जो सोसाइटी, इनके वेलफेयर के लिए, इनके जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोकने के लिए ये नेशनल कमीशन है जो कि इनके वेलफेयर के लिए काम करता है, समझ गए। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये। अब कंपोजिशन कितने लोग होते हैं कमीशन में, जैसे यूपीएससी देखा था हमने ये स्टेट पीएससी देखा था, उसी तरह नेशनल कमीशन जो है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें टोटल कितने लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 4 हो 5 लोग होते हैं, देखो यहाँ पे 5 लोग होते हैं। एक होता है चेयरमैन, एक होता है यहाँ पे एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं, ऐसे 5 लोग होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में 5 लोग होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखो, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, समझ गए। मतलब ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देयर कंडीशन फॉर सर्विस टेन्योर सबका सब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, कितना साल का इनका काम होगा, क्या होगा, सर्विस कैसे क्या करेंगे, ये सारा प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। इस तरीके से हमने कंपोजिशन देख लिया। टोटल नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है, एससी जो है, ये हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबसे पहली चीज़, ये कंपोजिशन में इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 अदर मेंबर होते हैं। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, इनकी सर्विस टेन्योर सबका सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। इवोल्यूशन नेशनल कमीशन फॉर ये जो एससी, ये कब आया था, देखो यहाँ पे इसका इवोल्यूशन मैं आपको चार्ट के तहत बताता हूँ। क्या हुआ था सबसे पहले, जब मैंने बताया ना आपको आर्टिकल 338 ना, उसमें सबसे शुरू में क्या था, ऐसा लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तब उसमें एक आर्टिकल डाला गया था, आर्टिकल 338, उसमें डाला गया था स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एक्सप्लोरेशन को रोकने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, इनके सोसाइटी में डिग्निटी भरी लाइफ देने के लिए, इनकी मतलब लाइफ को प्रमोट करने के लिए, इनकी सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए, एक्चुअली एजुकेशन वगैरह बच्चों को सब कुछ होता है ना, इसके लिए एक ऑफिसर था, स्पेशल ऑफिसर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए, समझ गए। बाद में क्या हुआ, 1997 में एक रिजोल्यूशन पास कर दिया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया और उसमें इन्होंने सेटअप किया नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन एस्टेब्लिश किया फॉर एससी और एसटी। नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर, ज़्यादा लोगों का एक नॉन स्टैट्यूटरी, मतलब एक्ट से जो एक्ट होता है ना, स्टैट्यूटरी होता है तो एक्ट पास किया होता, तो बिना एक्ट पास किए इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया और एक मल्टी मेंबर कमीशन पास कर दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, 1987 में क्या कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी जो है ना, ये देखो ये स्पेशल ऑफिसर, ये इन्होंने इसको नाम चेंज कर दिया। इन्होंने बोला ये पहले जो था ना, पहले क्या लिखा था, पहले क्या था, ये स्पेशल ऑफिसर था फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, उसको मल्टी मेंबर कमीशन बोल दिया कि ये एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एसटी। उसी कमीशन का इन्होंने नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। और बाद में 1990 में 65 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हाई लेवल एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी इन द प्लेस ऑफ सिंगल स्पेशल ऑफिसर ऑफ एससी एसटी, ये इन्होंने रिप्लेस कर दिया। मतलब इन्होंने शुरू में क्या था, स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी था ना, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था ना, तो 1900 ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब एक ऑफिसर था जो शेड्यूल कास्ट को भी देखता था, शेड्यूल ट्राइब को भी देखता था। पर 1990 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये जो सिंगल एक ऑफिसर था, सिंगल स्पेशल ऑफिसर था एससी एसटी को, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, इन्होंने बोल दिया आज से सिंगल ऑफिसर ने, आज से ये जो है ना नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी, ये जो सिंगल ऑफिसर था फॉर एससी एसटी, इसको हटा के हम आज नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी हो, समझ गए। और उसके बाद 2003 में इन्होंने 87 अमेंडमेंट एक्ट को लाके, 89 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाके, ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 1990 में इन्होंने जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बनाया था, बाद में इन्होंने 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो 2 चीज़ें थी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी था, इसको बाइफरकेट कर दिया। इन्होंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने बोला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग होगा आर्टिकल 338 में, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग होगा आर्टिकल 338A में, समझ गए। तो आज का जो हम पढ़ रहे हैं वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। तो इसका जर्नी कैसा है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 338, उसमें ऐसा बोला गया था एक स्पेशल ऑफिसर होगा दोनों के लिए, एससी एसटी दोनों के लिए। बाद में इन्होंने इसको चेंज करके नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बना दिया 1990 तक, 2003 तक एक ही था वो, बाद में इसको बाइफरकेट कर दिया और उस तरीके से आज हम इसको पढ़ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, समझ गए, जो आता है आर्टिकल 338 में। और उसमें कितने मेंबर्स है, इसमें
इसमें 5 मेंबर, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 मेंबर होते हैं। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। इसका सेनेट, इनका सर्विस ऑफ टेन्योर सब कौन देखते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब इवोल्यूशन देख लिया, कंपोजिशन देख लिया, नेशनल कमीशन फॉर एससी क्या वो देख लिया। अब इनके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है वो क्या करना है, यहाँ पे देखिए। अब ये फंक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये एससी नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी क्यों बनाया गया है। फिलहाल हम एससी देख रहे हैं। सबसे पहले जो फंक्शन हुआ है, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर एससी एंड इवैल्यूएट इट्स वर्किंग। देखो एससी और एससी जो लोग, शेड्यूल कास्ट के जो लोग, सोसाइटी जो कम्युनिटी, उनके लिए क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल जो सेफगार्ड है उनको इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना। मतलब इनके लीगल सेफगार्ड, मतलब इनके लिए कौन से सेफगार्ड लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अवेलेबल है उसको इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना और उसकी वर्किंग को जो है उसको इवैल्यूएट करना। ये सबसे पहले काम है। उसके बाद दूसरा, टू इंक्वायरी इनटू स्पेशल कंप्लेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ एससी। देखो अब जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके राइट्स एंड सेफगार्ड्स अगर डिप्रिवेशन हो रही, समझ गए, तो उनको इंक्वायरी करना और उससे रिलेटेड स्पेशल कंप्लेंट जो, मतलब इससे रिलेटेड देखो कई अगर एससी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट के कोई लोग हैं, उनके अगर कोई राइट्स हैं और सेफगार्ड्स हैं, वो अगर उनका डिप्राइव हो रहे वो, उसके रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आई तो उसके लिए इंक्वायरी करना। समझ गए। उसके बाद क्या है, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ एससी। अगर हमारे देश में कोई प्लानिंग चल रही है, कोई लॉ आ रहा है, कोई स्कीम चल रही है किसके लिए, सोशल शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, तो उसमें पार्टिसिपेट करना और उन लोग को एडवाइस करना सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। समझ गए। उसके बाद टू प्रेसिडेंट एनुअली रिपोर्ट ऑन अपॉर्चुनिटी वर्किंग ऑफ दोस्त सेफगार्ड। इन्होंने साल भर में जो काम किया है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, इन लोगों ने जो इस बोर्ड में जो नेशनल कमीशन ने जो काम किया है, इसका एक एनुअल, इसका एक साल भर का रिपोर्ट निकालना और वो प्रेसिडेंट को सबमिट करना। मेक रिकमेंडेशन टू मेजर दैट शुड बी टेकन बाय यूनियन और स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स। जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए अगर कोई सेफगार्ड्स है इनके मन में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के मन में, तो वो जो सेफगार्ड्स है उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। ये लोग इनको उसको रिकमेंड कर सकते हैं यूनियन, मतलब कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप इस सेफगार्ड्स को इंप्लीमेंट कर दीजिए। उसके बाद अदर मेजर्स और फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ एससी। कुछ मेजर्स है। बाकी इसके बावजूद अगर कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे अच्छे मेजर्स, मतलब कुछ स्टेप्स है या फंक्शंस है फॉर प्रोटेक्शन वेलफेयर ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ एससी शेड्यूल कास्ट, तो ये भी ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये कर सकता है। तो ये हमने देख लिया फंक्शन। उसके बाद क्या है, रिपोर्ट। यहाँ पे देखो, द कमीशन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। ये तो हमने इससे पहले भी देख लिया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो क्या करता है, इनका साल भर का जो फंक्शनिंग है, ये जो सेफगार्ड्स वो शेड्यूल कास्ट के लगा रहे, उसका जो रिपोर्ट है उनको वो प्रेजेंट करना है प्रेसिडेंट के सामने, मतलब प्रेसिडेंट को देना है साल भर का। इट कैन ऑल्सो सबमिट रिपोर्ट एज एंड व्हेन इट थिंक नेसेसरी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि साल भर का रिपोर्ट एक बार ये प्रेसिडेंट को दे देंगे। इनको जब जब लगता है कि अभी रिपोर्ट करना ज़रूरी, तो ये क्या कर सकते हैं, वो रिपोर्ट को इट कैन सबमिट द रिपोर्ट एज एंड व्हेन, मतलब जब उनको लगता है ज़रूरी कि ये रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है तो वो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट प्लेसेस ऑल द रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इन्होंने रिपोर्ट दे दिया, प्रेसिडेंट आप क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को लेंगे और पार्लियामेंट के सामने रखेंगे अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शंस टेकन फॉर द रिकमेंडेशन मेड बाय कमीशन। मतलब अगर ये जो कमीशन है ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजता है और उसमें इन्होंने बोल दिया कि 10 रिकमेंडेशन इन्होंने दे दी कि ये 10 चीज़ें आपको यहाँ पे देश में लागू करनी चाहिए, तब ये जो ये से लोग हैं इनका सेफ गार्ड के लिए 10 चीज़ें, तो प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखना है। उसके साथ ये रिपोर्ट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन, मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन में रखना है कि ये जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी उस पर क्या क्या एक्शन ली गई। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर कुछ 10 में से 5 चीज़ें इन्होंने एक्सेप्ट की, 5 एक्सेप्ट नहीं की, तो फिर क्या उसमें क्या लिखा होगा, देखो यहाँ पे मेमोरेंडम शुड आल्सो कंटेन द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सच रिकमेंडेशन। उधर लिखना पड़ेगा भाई कि ये जो रिपोर्ट था इनका प्रेसिडेंट को दिया, उसमें 10 रिकमेंडेशन थी, वो प्रेसिडेंट ने वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखा है, उसकी 5 रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट की, पर 5 इस कारण की वजह से, इस रीज़न की वजह से हमें 5 रिकमेंडेशन को लागू नहीं करवा सकते, तो वो आप रीज़न देने नॉन एक्सेप्टेंस के, मतलब इतना हल्के में नहीं लेना इस बॉडी को, समझिए क्या। प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट ऑफ कमीशन ये क्या पर्टेटिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नर। देखो कोई अगर रिपोर्ट है उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नर को भी सबमिट करते हैं। गवर्नर, हर एक स्टेट का गवर्नर जो है वो सेम जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने रिपोर्ट को दिया था, वैसे ही गवर्नर क्या करते हैं उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है उस स्टेट की विधानसभा वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग विथ वही चीज़
वो मेमोरेंडम उसके साथ ये लिखा होता है कि ये जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई, जैसे अगर ये जो रिपोर्ट है नेशनल कमीशन और एससी, इन्होंने बोल दिया कि महाराष्ट्र स्टेट में ये जो चीज़ें एससी के लिए आपको ये चीज़ लागू करनी चाहिए, ये 10 रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं, इससे एससी समाज को फायदा हो जाएगा। तो वो चीज़ उन्होंने रिपोर्ट में दे दिया प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को पता चल गया कि ये चीज़ महाराष्ट्र से रिलेटेड है, उन्होंने दे दिया गवर्नर को, गवर्नर ने इनके जो स्टेट लेजिस्लेचर इसके पास दे दिया। अब उसमें अगर 10 रिकमेंडेशन थी तो उधर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट ने 5 रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की तो 5 जो एक्सेप्ट की नहीं उसको लिख के देना है रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। समझ गए? ऊपर जैसे पार्लियामेंट में जैसे वैसे ही सेम इधर, उधर बस पार्लियामेंट में क्या है प्रेसिडेंट, इधर गवर्नर है। समझ गए? तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये साल भर का जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को देते हैं। उसमें जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट की जाती है और जो एक्सेप्ट नहीं की उसका रीजन देना पड़ता है। सेम चीज़ प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट गवर्नर को भी देते हैं, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के पास देते हैं, जो चीज़ें एक्सेप्ट की रिकमेंडेशन वो ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं की उसके लिए उनको वहाँ पे रीजन देने पड़ते हैं। समझ गए? चलो यहाँ तक हमने रिपोर्ट वाला जो था इसको देख लिया। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इसको अभी तक हमने जो अभी सारा देख लिया, उसमें आपको पता चल गया होगा इनके जो फंक्शंस हमने देखे थे कि एक्चुअली काम क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑफ वर्क कैसे करते हैं। अब लास्ट में चलते पावर, इनके पास पावर क्या है देखो यहाँ पे, द कमीशन इज वेस्टेड विद पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। जो कमीशन है ना उसके पास खुद का प्रोसीजर फॉलो करने की पावर है। जैसे देखो, कमीशन व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट्स हैज़ पावर ऑफ सिविल कोड। इनके पास पावर है सिविल कोड की। ट्राइंग टू सूट एंड इन द पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, मतलब इनके पास पावर ऑफ सिविल कोड है। मतलब पावर ऑफ सिविल कोड क्या होती है देखो, ये समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटैचमेंट ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिज ऑन ओथ। मतलब सिविल कोड की पावर मतलब क्या, जैसे ये क्या कर सकते हैं, समनिंग किसी भी बंदे को बोला सकते हैं कि आओ मुझे तुम्हारी इंक्वायरी करनी। समझ गए? तो कोई भी बंदा है, वो इंडिया के पार्ट किसी भी पार्ट का कोई भी बंदा है, इनको अगर कोई केस है एससी से रिलेटेड, उनके सेफ बर्ड्स के रिलेटेड या कोई कंप्लेंट कुछ भी हो, तो इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है इस कमीशन के पास। मतलब ये समनिंग मतलब क्या, समन मतलब बुलाना किसी को और उसको क्वेश्चन पूछना, तो किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ, समझ का, किसी को भी बुला के उससे समनिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, वो उसको कोई भी डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं। मतलब नेशनल कमीशन ऑफ एससी और ये पूछ सकते हैं कि लास्ट वीक आप यहाँ पे ऐसा क्राइम हुआ था, इसमें ऐसे एससी के जो लोग हैं इनके साथ ऐसा हुआ गलत, तो आपको बुलाएंगे वो। अगर हमें ऐसा पता चला कि आप उसमें वहाँ पे थे उस टाइम पे, तो आपको उधर जाना पड़ेगा, उनके क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। अगर वो पूछते आपका लास्ट वीक कहाँ थे, आप बोलोगे मैं अमेरिका गया था, तो वो बोलेंगे डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपका वीज़ा दिखाओ, आपका ये दिखाओ, समझ रहे क्या। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को ये पूछ सकते हैं। रिसीविंग द एफिडेविट ऑन क्या एफिडेविट्स, ये रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, ये एविडेंस भी रिसीव कर सकते हैं एफिडेविट्स पे। उसके बाद क्या है, रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफरिंग इशूइंग समन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। देखो ये क्या कर सकते हैं, कोई भी कोर्ट है ना उसमें से पब्लिक रिकॉर्ड मतलब जो जनता का रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। अगर इनको लगता है कि हम इस बंदे की इंक्वायरी कर रहे हैं तो इसका कोर्ट में केस चल रही थी, तो कोर्ट से वो किसी भी बंदे से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। उसके बाद एनी अदर मैटर विच इज़ प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे इस नेशनल कमीशन फॉर एससी को कि आप एक काम करो, ये इंक्वायरी करो और उसमें ये चीज़ आप फाइंड आउट करो, तो उस प्रेसिडेंट जो चीज़ बताएंगे वो भी इनके पास पावर ही, समझ रहे, पावर ऑफ सिविल कोड के अंदर आ जाता है। आगे क्या है देखो, और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वेस्टेड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर मैटर अफेक्टिंग द एससी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, कल अगर ये कोई लॉ लाते पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है और कोई स्टेट की विधानसभा है वो उस स्टेट में अगर लॉ ला रही, तो इनको ये चीज़ मैंडेटरी, मतलब इनको ना इस कमीशन के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। एससी और एसटी मतलब फिलहाल हम एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो मतलब लोग हैं, इनसे रिलेटेड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा डिसीजन ले रही जो कि इन लोगों की लाइफ को इफेक्ट करने वाला है, तो ऐसा डिसीजन लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इनके साथ इनको कंसल्ट करना पड़ता है। समझ गए? ये देखो यहाँ पे द कमीशन ऑल्सो रिक्वायर टू डिस्चार्ज, देखो यहाँ पे ना एक दिया है कि अदर ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इनके रिलेटेड जो काम है ये वो भी यही कमीशन करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। बट देखो अभी इनको रिलेटेड तो करता है एंग्लो कम्युनिटी, बट ये जो है ना अदर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ये जो है ना इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है पिछले साल, तो इससे रिलेटेड मैटर अभी ये खुद देखता है। बस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उससे रिलेटेड जो मैटर है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देखता है।
इन अदर वर्ड द कमीशन हैव ऑल्सो इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर सेफगार्ड ऑफ ओबीसी का तो करते नहीं वो, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का करते हैं और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। ओबीसी का फिलहाल पिछले साल अलग हो गया है, समझ गए। तो यहाँ तक हमने ये सारा का सारा ये जो है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इसमें हमने क्या देखा, नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट क्या होता है, उसका कंपोजिशन कैसे है, उसमें एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, 3 अदर मेंबर है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उनकी सर्विस और टेन्योर का भी डिसीजन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इसका इवोल्यूशन कैसे होता है हमने देखा था, शुरू में सिर्फ आर्टिकल 338 था, एक ही ऑफिसर था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, फिर बाद में जाके 1990 में ये इसका नाम चेंज करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब किया गया। उसके बाद 2003 में इसको बाइफर्केट कर दिया 2 कमीशन में। उनके फंक्शन क्या हुआ हमने देखे, रिपोर्ट करते प्रेसिडेंट को देखे, और उनकी पावर जो है इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है, समझ गए। तो इस तरीके से हमने हमारा जो आज का जो लेक्चर था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये हमने आज के लेक्चर में हमने खत्म कर दिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।